द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का पुनः स्वागत है। श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में इसमें कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हो गए हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। निरंजन कुमार गुप्ता जी हमारे समवाय फाउंडेशन के मेंबर हैं, उनका स्वागत है, अभी फैकल्टी रहे हैं अभी इसमें पिछले सत्र में। डॉक्टर कोमल बालवानी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा हमारे और अगर कोई सदस्य जुड़े हुए हैं तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग कल बात कर रहे थे, कमलेश कुमार तिवारी जी द्वारा जो लेक्चर लिया गया था वो ब्लड पर था, उसी का हम ब्लड के चैप्टर हम लोगों ने 3 रखे हुए हैं। तो 3 का हमारा अभिप्राय ये था कि तिवारी जी का यह विचार है कि हम लोग ब्लड को ठीक से पढ़ा दें, सो दैट कि हमको ब्लड में ये समझ, क्योंकि वही मूल भूमिका अदा करता है। तो उस पर 3 क्लासेस होंगे। आज सेकंड क्लास है उनका। पहला क्लास अपलोड कर दिया गया है। तिवारी जी, अगर आपको चाहिए होगा तो उसमें जो आपका ईमेल है उसी में ट्रांसफर कर देंगे आपको, है ना? ठीक, क्योंकि अभी शायद हो सकता है ट्रांसफर, क्योंकि जैसे पूछते जाते हैं वैसे ट्रांसफर करते जाते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांसफर करा देंगे। एक्सेस देना होता है ईमेल में, तो एक्सेस दे देंगे तो वो भी आपको हो जाएगा। तो आपका एक कल गलत जारी हो गया था, किसी ने बताया था, एक 5 सेकंड वाला भी जारी हो गया था और मूल जो है जारी नहीं हुआ था। आज वो मूल जारी कर दिया गया, तो वो मिल गया सब लोगों को। तो तिवारी जी पुनः स्वागत। और तिवारी जी वो क्लास हैंडओवर कर रहे हैं हमारी, उसमें हमको शेयर नहीं करना। तिवारी जी। अरविंद सर को प्रणाम, बाकी उपलब्ध सारे साथियों को प्रणाम। कल हम लोग ब्लड के फर्स्ट सेशन में कुछ आपस में कम्युनिकेशन किया था हम लोगों ने, तो आज उससे आगे पढ़ेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा 5 मिनट वापस रिकवर करते हुए उसको चलते हैं कि हम लोगों ने उसको क्या पढ़ा था और कंटिन्यू करते हैं। तो मैं शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना सर? विजिबल है, विजिबल है। ओके, हाँ विजिबल है। हाँ ठीक सर। तो कल हम लोगों ने थोड़ा इस पर चर्चा किया था कि जो ब्लड का कंपोजिशन है उसमें 42 to 45% ब्लड सेल्स है और 55 to 58% प्लाज्मा है। जो ब्लड सेल है उसमें मुख्य जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे पर्पज है अपना जो एक्यूप्रेशर का, तो इरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट है। इरिथ्रोसाइट को आरबीसी रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो ये मुख्य ब्लड सेल्स है। इनके परसेंटेज में 42 to 45 है, बाकी प्लाज्मा। इसमें हम लोग बोले थे कि कुछ कार्बनिक है और कुछ अकार्बनिक है, और उन्होंने बताया था कि जो कुछ विशेष प्रोटीन है जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबोइन है, वो अलग अलग, अल्फा ग्लोबुलिन है, बीटा ग्लोबुलिन और गामा। इसमें हम लोगों ने एक चर्चा किया था कि बाकी तो लीवर से बनता है, लेकिन जो ये गामा ग्लोबुलिन है ये विशेष रूप से लिम्फोसाइट से बनता है, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन जो है ये एंटीबॉडी बनाने में होता है। तो बाकी चीजें तो सब लीवर से बनती है, लेकिन गामा ग्लोबुलिन लिम्फोसाइट से बनता है। ये फाइब्रोनोजेन जो है, स्पेशली क्लॉटिंग में इसकी बड़ी भूमिका है, फाइब्रिन बनाता है, ये भी संश्लेषण लीवर से होता है। कल हम लोगों ने एक चर्चा ये किया था कि जब ब्लड से हम लोग ब्लड सेल निकाल लेंगे तो वो प्लाज्मा बनेगा, और जब प्लाज्मा से फाइब्रोनोजेन निकाल लेंगे तो उसको सीरम बोलते हैं, जो ब्लड टेस्ट के काम में आता है। तो ब्लड, प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस था। ब्लड से ब्लड सेल्स निकाल लेंगे तो प्लाज्मा, और प्लाज्मा से फाइब्रोनोजेन निकाल लेंगे तो सीरम बोले। तो सीरम ये कल हम लोगों ने देखा था। आरबीसी, इनका हम लोगों ने बात किया था कि जो बोन, इनका जो जनन है माने कहाँ बनते हैं, तो स्पेशली जो बड़ी बोन है
के बोन मैरो में बनते हैं, वर्टेब्रा की बॉडी में बनते हैं, स्टर्नम में बनते हैं, पेल्विक बोन की ट्यूबरसिटी में। ये कब होते हैं? जब बच्चा जन्म ले लेता है, तब ये लगातार बनते रहते हैं उसके लाइफ तक। और इसकी जो क्वांटिटी थी, अमाउंट, वो 5 ± 5 मिलियन क्यूबिक पर मिलीमीटर। इसकी संख्या सबसे ज्यादा, तीनों जो ब्लड सेल है उसमें सबसे ज्यादा होती है। इसका जो शेप है वो बाइकनकेव है और 7 से 8 माइक्रोन इसका डायमीटर। कल हम लोगों ने चर्चा किया था। और इसका लाइफ 120 डेज है। हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, सॉरी, जिसके कारण ये ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और इसका कंसंट्रेशन, जब भी ये ब्लड टेस्ट होता है कहीं भी, तो पूछते हैं एचबी क्या है, मतलब वो जानना चाहते हैं हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है ब्लड में। तो ये 14 ± 1 पर 100 ml होता है। अगर 100 ml ब्लड को लिया जाए मेजरमेंट के लिए तो 14 ग्राम होगा। तो ब्लड तो अमाउंट छोटा से लेते हैं टेस्ट के लिए, तो वो रेशियो में है कि ये है हीमोग्लोबिन। ये 15 या 13 तक कोई दिक्कत नहीं, बाकी अगर ये बहुत माइनस होता है तो इसके इम्पैक्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हो करता है, क्योंकि इसका काम क्या है, हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और डिफरेंट आइटम्स। तो ये कम हो जाएगा तो इसका अमाउंट फर्क पड़ेगा कि ये ऑक्सीजन कैरी कम करेगा, इसके इम्पैक्ट बहुत आएंगे। हीमोग्लोबिन में हम लोग बोले थे कि 4 अणु हीम है और 1 ग्लोबिन है, और एक ग्लोबिन पे ये 4 पैराल है, 1 फेरस है और 1 अणु ऑक्सीजन है। एक हीमोग्लोबिन पे 4 अणु ऑक्सीजन चिपकते हैं और वो कैरी होके जाते हैं, और सेल केवल 1 अणु को यूज करता है। हीमोग्लोबिन में हम लोगों ने बोला था कि 2 छोटी अमीनो एसिड के अल्फा चेन है और 2 बड़ी के हैं, तो ये है। और 100 ग्राम हीमोग्लोबिन का जो वो है, उसमें जो आयरन है वो 0.338 है। इस प्रकार पूरे रक्त में 3 ग्राम आयरन का उपयोग होता है। और हम लोगों ने ये देखा था कि जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, तो 1.34 मिलीलीटर। ये कुछ डाटा है जिनको याद रखा जा सकता है एग्जाम पर्पज से भी। और जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होता है वो स्कारलेट रेड है, और जिसमें कम होता है वो पर्पल रेड है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे। इसमें जो बोले थे कि हीम का जो संश्लेषण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ग्लोबिन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, और वहां से बनने के बाद दोनों गाल्गी अपरेटस में आ जाते हैं, वहां पे इनका कंजुगेशन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन और लाइकोप्रोटीन वहां पे बनते हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर किसी कारण से अब ये बन रहा है, किसी कारण से अगर इसमें किसी चीज की कमी रह गई तो ये वो नहीं होता है, माने ये फिर से अच्छा नहीं बनता। वो जब तक लाइफ उसकी रहेगी वो खराब ही रहेगा हीमोग्लोबिन। तो वो अगर खराब बन गया हीमोग्लोबिन अपने समय में, तो वो एनीमिया का रीजन होगा। एनीमिया आगे अभी हम लोग देख रहे हैं क्या है। हीमोग्लोबिन हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि 2 हिस्से में टूटता है 120 दिन बाद, तो वो हीम बनता है और ग्लोबिन बनता है। हीम तो ग्लोबिन प्रोटीन में चला जाता है, और हीम जो है पैराल और फेरस पैरिंग अलग हो जाता है, और बिलिरुबिन बनता है जिसको हम लोग हेम बिलिरुबिन बनते हैं चूंकि हीम से, और वापस ये लीवर में जाता है, ग्लूक्रोनिक एसिड से कंजुगेट होके जल में घुलनशील बना देता है कोल बिलिरुबिन। जो हेम बिलिरुबिन है वो जल में घुलनशील नहीं, वो लिपिड में मतलब फैट में घुलनशील है। तो ये हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि लीवर से बाइल जूस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आएगा, और यहाँ पर ये कुछ आंत में और किडनी 2 जगह जाएगा, और ये इसी के कारण जो है यूरिन और जो स्टूल है वो येलो होता है। अगर स्टूल का कलर अलग होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर कोल बिलिरुबिन कम है। तो हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था कि जॉइंडिस की बात किया था कि जॉइंडिस जो है एक प्री हिपैटिक है, हिपैटिक है और ऑब्स्ट्रक्टिव है। प्री हिपैटिक माने हिपैटिक का लीवर से मतलब है, अगर हिपैटिक हम बोल रहे हैं तो लीवर के पहले मतलब जो डेथ है आरबीसी की वो ज्यादा है और लीवर काम कर रहा है। हिपैटिक का मतलब लीवर में ही प्रॉब्लम है, वो खुद परेशान है, वो बीमार है, तो वो काम ठीक से नहीं कर रहा। पोस्ट हिपैटिक का हम लोगों ने चर्चा किया था कि वो लीवर काम कर रहा है, लेकिन वो गाल ब्लाइडर से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का रास्ता है गाल ब्लाइडर से आते हुए ये कहीं अवरुद्ध हो गया है, तो गाल ब्लाइडर में हो सकता है। मतलब लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन तक आने वाले रास्ते में
कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इसलिए उसको ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं या पोस्ट हिपैटिक बोलते हैं। हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग यूरिन का कलर होगा, क्योंकि कहीं पे हीम बिलिरुबिन होगा और कोल बिलिरुबिन होगा। तो कोल ही आएगा तभी येलो बनाएगा, अगर कोल नहीं आता स्टूल में तो वो स्टूल का कलर अलग होगा या सीरम का कलर अलग होगा। ये हीम और कोल के अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि यूरिन में माने ब्लड में सीरम कैसा होगा और स्टूल या यूरिन कैसा होगा। ये कल हम लोग चर्चा की। हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि एनीमिया एक वर्ड है। एनीमिया का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन की जो परसेंटेज है ब्लड में वो कम हो गया। हीमोग्लोबिन की संख्या या अमाउंट कम हो गया ब्लड में, ये शब्द एनीमिया का मतलब है। मतलब नॉर्मल से हीमोग्लोबिन कम है ब्लड में। हीमोग्लोबिन कितना होता है? 14 ± 1 होता है ब्लड में 100 ml में। अगर 100 ml ब्लड लिया जाए तो ये हीमोग्लोबिन की वैल्यू है। अगर ये रहता है तो नॉर्मल दिखता है, स्किन और बाकी चीजें फंक्शन भी नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन ही ब्लड में कम हो गया तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है, बाकी भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और चीजों को वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर ट्रांसपोर्ट करने वाला कैरियर ही कम हो जाएगा ब्लड में तो चीजें कम कैरी होंगी, तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे या वहां से CO2 ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि ब्लड क्या है? एक ट्रांसपोर्ट मीडिया है, वो बाकी जगह से ऑक्सीजन ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है, बाकी और भी चीजें हैं जो एनर्जी के लिए वो ले जाता है, सेल को देता है। तो वो ले कौन जाता है? आरबीसी लेके जाता है। आरबीसी का मीन्स कि हीमोग्लोबिन जो है अपने बाई कनकेव शेप के कारण चिपक जाता है और वो कैरी करके ले जाता है। तो अगर किसी के ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इस शब्द को बोलेंगे एनीमिया, और इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन जाएगा वो अगर किसी का हीमोग्लोबिन 10 हो गया, 14 से 10 हो गया, तो ये मान के चलिए कि अगर वो 3% कम 30% कम हो गया तो बॉडी में ऑक्सीजन जो कैरी होगी या CO2 जो कैरी होना है, अगर कैरियर 30% कम हो गया तो उतने अमाउंट कम कैरी होंगे जो यूज की चीजें हैं या जो एक्सक्रीट होने हैं। तो इसलिए हीमोग्लोबिन कम होना प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन सेल्स को नहीं मिलेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आपको काम करने में दिक्कत होगी, ब्रीदिंग हाईएस्ट, अब ब्रीदिंग फास्ट होगी क्योंकि लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बाकी जगह से उसको मैसेज आएगा कि ऑक्सीजन कम है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ से ब्रेन से हाइपोथैलेमस कहाँ से मैसेज आता है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो जो कैरियर है ब्लड में ये कम हो जाएगा, तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो कम कैसे होगा? ये इंपॉर्टेंट है कि कम क्यों होगा। एक तो कम होगा कि वो जहां से बनता हुआ बनना ही कम हो गया। और बनता कहाँ है आरबीसी? बोन मैरो में बनता है। हम लोगों ने कल चर्चा किया था, जो बोन है, बोन मैरो में जो रेड बोन मैरो है वहां पे ये बनता है अगर आरबीसी। तो अगर बोन मैरो में प्रॉब्लम आ गई तो आरबीसी नहीं बनेगी। अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा या आरबीसी नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगी और एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मतलब शॉर्टेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो जहां पे बन रहा है वहां कम हो, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये क्या एग्जांपल है? माल न्यूट्रिशन और एचाइला गैस्ट्रिया। माल न्यूट्रिशन है कि आप जो भोजन इंटेक कर रहे हैं, जो बैलेंस डाइट है वो आप इंटेक नहीं कर रहे हैं, आप जो जरूरत है बॉडी को वो नहीं ले रहे हैं, वो माल न्यूट्रिशन है। हम खाना कम खा पा रहे, रीजन कुछ भी हो। एचाइला गैस्ट्रिया का मतलब होता है कि जो ये स्टमक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो कुछ लिक्विड स्रावित करता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, और उसमें इंटेंसिटी फैक्टर रहता है और न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रहता है। तो अगर पार्शियल या कम हो जाए, जो गैस्ट्रिक लिक्विड है जो स्टमक रिलीज करता है, अगर ये गैस्ट्रिक जूस कम रिलीज करे, ज्यादा रिलीज करे, उसी को बोलता है एचाइला गैस्ट्रिया। माने ये स्टमक की प्रॉब्लम हो गई तो ये चीजें B12 नहीं बनेगी, बाकी चीजें नहीं बनेंगे, तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा। तो एचाइला गैस्ट्रिया का मतलब ये है स्टमक से रिलीज होने वाला गैस्ट्रिक जूस की कमी।
पार्शियल या फुल, जैसा भी हो सकता है। तो ये हो गया। दूसरा, इरिथ्रोसाइट 120 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर उसकी डेथ रेट बढ़ जाए, माने वो 100 दिन में मर जाए, 80 दिन में मर जाए, या 120 दिन में नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा मर जाए, जो हम लोग बोले थे कि 0.8% के आसपास डेथ होती है, अगर 1% डेथ होने लगेगी तो कम हो जाएगी। तो अगर उनकी डेथ रेट बढ़ जाएगी तो भी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी की डेथ रेट हो गई तो आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसी का पार्ट है वो एक। तो पहला था कि उसके वो जहां बनता है वहां ना बने तो कम हो जाएगा, बाकी उसकी डेथ की रेट बढ़ गई, जितनी नॉर्मल डेथ होती है उससे ज्यादा हो गई। तो ये दोनों ही केस बताते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया ब्लड में तो क्या हो गया, इस कंडीशन को बोला जाएगा एनीमिया, कि पर्सन एनेमिक है। तीसरा क्या, जो हीमोग्लोबिन बन रहा है वो असामान्य हो गया, जो शेप में है उस शेप में नहीं बन रहा है तो फंक्शन नहीं करेगा। शेप क्या है, बाइकनकेव डिस्क। बाइकनकेव डिस्क अगर वो नहीं बन रहा है तो कैरी कैसे करेगा, अगर वो अलग अलग शेप ले रहा है तो नहीं बनेगा। तो जैसे सिकल सेल एनीमिया एक सेल है, ये थैलेसीमिया रोग है, प्लास्टिक एनीमिया आगे पढ़ेंगे हम लोग, ल्यूकेमिया, एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, एनीमिया प्रेगनेंसी एनीमिया। तो ये बहुत सारे रीजन हैं जो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को कम कर देते हैं। आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे इसमें चीजों को, क्योंकि शेप चेंज हो गया। शेप मुख्य कारण क्या है, चेंज ऑफ शेप। शेप चेंज हो गया तो ऑक्सीजन कैरिंग या कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, जो और भी तत्व है वो लेके ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि ब्लड ट्रांसपोर्ट मीडिया है, कैरियर है चीजों का। तो असामान्य हीमोग्लोबिन होने से तो हम लोगों ने ये देखा कि जो एनीमिया है वो हीमोग्लोबिन कम होने को बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन कम होने के 3 मुख्य कारण है, या तो उनका बनना कम हो जाए, या उनकी डेथ रेट बढ़ जाए, या जो वो बनते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में ना होकर डिफरेंट शेप में बन जाए। तो डिफरेंट शेप में बनेंगे तो भी वो अपना काम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए वो डिजाइंड है। अब हम लोग बोलते हैं कि एक और भी कारण हो सकता है, जो बनने के लिए आयरन भी चाहिए। तो अगर हम लोग आप माल न्यूट्रिशन की बात किए थे कि अगर वो भोजन ठीक से नहीं ले रहा, बैलेंस डाइट, तो वो आयरन नहीं होगी, तो आयरन नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होगा, या प्रोटीन विटामिन नहीं लगा तो जो बनने के लिए आवश्यक तत्व है आयरन, विटामिन या प्रोटीन, अगर वो इंटेक नहीं करता है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ठीक से कम बनेगा। तो एक ही है। दूसरा रीजन क्या है, जो आंत है ना, इंटेस्टाइन, अगर उनके वाल पर हुक वार्म, जो परजीवी हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो हो जाते हैं इन्फेक्शन से, तो ये ब्लड को पीते रहते हैं। तो ब्लड को पीते रहते हैं तो वैसे भी आपका कम हो जाएगा। ब्लड आप किसी और यूज में होना है, कोई दूसरा उसको यूटिलाइज कर रहा है, तो आप ये रीजन हो सकता है। तो माल न्यूट्रिशन भी है और ये परजीवी है, हुक वार्म जो हम लोग बोल रहे हैं इन्फेक्शन, मतलब कि जो कीटाणु है वो ब्लड को पी रहा है। एक तो बन नहीं रहा, दूसरा अगर बन रहा है तो इस केस में पी रहा है। तो ये अलग अलग कंडीशंस है जिसमें, अब दूसरा क्या बोलता है, कभी कभी अप्रत्याशित रक्तस्राव, कभी कभी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो वो निकलने के कारण क्या होगा, आयरन की अनियमित मेटाबॉलिज्म, हम लोग मेटाबॉलिज्म बोले थे कि जो या तो बिगटन, ये केमिकल रिएक्शन है, या तो वो टूटता है और या जुड़ता है। तो दो तत्व जो टूटते हैं, तो अगर ये अनियमित हुआ, माने इरेगुलर आयरन का अगर मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये कहीं और चला जाएगा, स्प्लीन में, यकृत में, पैनक्रियाज में इकट्ठा होने लगेगा। तो ये इसको जो है हीमोसिडोसिस बोलते हैं। तो ये चीजें हो सकती है कि आयरन की अनियमित जो है मेटाबॉलिज्म न हो, और ब्लड अगर कट के निकलता है तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब करेंगे क्या, रक्त परीक्षा अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो माइक्रोसाइटिक है, माने जो हीमो आरबीसी की साइज है वो छोटा होगा। माइक्रो माने छोटा, अब माइक्रो माने बड़ा, माइक्रो छोटा। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट की संख्या कम हो जाएगी, और अगर इरिथ्रोसाइट छेदयुक्त हुए पिक्नोटिक सेल्स तो वो भी प्रॉब्लम है कि वो अपना काम नहीं करेंगे। यदि रोगी अधिक वर्षों से इस दशा में, तो उसका नाखून नाव के आकार का हो गया।
तो ये आपको देना कि अगर किसी व्यक्ति का नाखून नेल की तरह मुड़ गया, मतलब कि बीच में दोनों ओर किनारे पे उठ गया, तो ये कहा जा सकता है कि वो एनीमिक है, उसको कुछ ना कुछ एनीमिया की प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग बोल रहे थे एनीमिया। एनीमिया के दो प्रकार हैं जिसको हम लोग चर्चा करते। एक परनिशियस एनीमिया है। परनिशियस एनीमिया को बोलते हैं हम लोग घातक एनीमिया है ये। एनीमिया मीन्स की साइटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, तो उसी का एक पार्ट है परनिशियस एनीमिया। एडिशन ने इस एनीमिया को खोजा था, इसलिए इसको एडिशन एनीमिया भी बोलते हैं। ये क्या है? वही जिसकी हम लोग बात किए थे कि स्टमक से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, और गैस्ट्रिक जूस में दो मुख्य फैक्टर जी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर और न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये दोनों होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। ये किस काम में आते हैं? हीमोग्लोबिन बनाने में इंट्रिंसिक फैक्टर काम आता है, और न्यूरोट्रॉफिक काम आता है नर्व का मेंटेनेंस में। तो अगर गैस्ट्रिक जूस स्टमक में सीक्रेट नहीं हो रहा है तो भी एनीमिक होंगे। तो ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति एनीमिक है तो स्टमक का फंक्शन कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टमक अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो गैस्ट्रिक जूस न निकलने से भी एनीमिक होंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें कम निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। इसी को बोलते हैं एचाइला गैस्ट्रिया, कि ये पार्शियल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो ये वर्ड है पार्शियल या कंप्लीटली, पूरी तरह से नहीं स्टमक में बन रहा है गैस्ट्रिक जूस, इसके कारण बनेगा क्योंकि इसमें B12 और बाकी चीजें होती है जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये परनिशियस क्या होता है हिंदी में अगर बोलेंगे तो घातक एनीमिया है। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, ब्लड स्टमक काम नहीं कर रहा है, तो कम होता जाएगा हीमोग्लोबिन और आरबीसी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा आपको। अब इसमें क्या है कि एचाइला गैस्ट्रिया हम लोगों ने बता दिया था, और सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ नर्व, वही हम लोगों ने बोला था कि अगर ये नहीं है न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर तो नर्व का मेंटेनेंस, ऐसे जो नर्व है उनमें प्रॉब्लम डीजनरेशन की आने लगी। तो ये मुख्य रूप से परनिशियस एनीमिया की तरह ये बता रहा है। हम लोग बोले थे वहां माइक्रो, ये माइक्रो है। जो माइक्रो है ना, MACRO, माइक्रोसाइटिक नार्मोक्रोनिक सेल्स, इसमें इरिथ्रोसाइट की आकार सामान्य से बड़ी हो जाएगी। इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या एक कंडीशन बोल रहा है कि जो आरबीसी होगा उसका आकार जो है वो 7 to 8 माइक्रोन है, उससे वो बड़ा हो जाएगा। तो जगह तो ज्यादा ले लेगा वो क्योंकि वो बड़ा हो गया, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल साइज का होगा। तो ब्लड में ये बड़ा साइज हो जाएगा लेकिन हीमोग्लोबिन कम रहेगी, तो ये भी एक एनीमिक हो सकता है। न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता है और ये न्यूक्लिएट बन गए तो ये अपना फंक्शन नहीं करेंगे। ब्लड में अगर टोटल आरबीसी कम हो गई तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। इरिथ्रोसाइट का साइज आरबीसी का साइज अगर बड़ा है तो उसकी जो लाइफ है वो छोटी होगी, ये एक रीजन हो सकता है। तो छोटी होगी और ये सामान्य से अधिक हिमोलाइज होंगे, माने सीरम बिलिरुबिन, वही जिसको हम लोग बात कहते हैं कि टूटेगा और कैसे सीरम बिलिरुबिन बनेगा। तो ये है कि जीवन काल छोटा होगा तो जल्दी मर जाएंगे, तो हीम बिलिरुबिन बनेगा जल्द ज्यादा अमाउंट में। तो ये सारी एक रीजन होंगे। बोन मैरो में जब हम पढ़ेंगे तो हाइपर प्लास्टिक एक्टिविटी है। हाइपर प्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब ये है कि इंक्रीज्ड ऑफ नंबर ऑफ सेल। हाइपर में क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, टिश्यू या ऑर्गन में सेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे हाइपर प्लास्टिक में, और हाइपोप्लास्टिक एक्टिविटी में कम हो जाएंगे। तो अगर ये हो जाएंगे तो इनलार्जमेंट हो जाएगा, जो वो ऑर्गन है वो इनलार्ज हो जाएगा। हाइपर प्लास्टिक एक्टिविटी को समझ लीजिए, इसमें जो सेल्स हैं उनकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाने से टिश्यू बढ़ जाएंगे और वो पार्ट या ऑर्गन इनलार्ज हो जाएगा। कई बोलते हैं ना कि ये पार्ट इनलार्ज हो गया, इट मींस कि वो हाइपर प्लास्टिक एक्टिविटी है। और हाइपोप्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब कि वो सिकुड़ गया, छोटा हो रहा है। तो ये एक्टिविटी बोन मैरो में परीक्षण करेंगे तो ये मिल सकता है। गैस्ट्रिक जूस का परीक्षण करने पर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है डाइजेशन में आता है स्टमक में, तो ये कम मिलेगा। तो ये है परनिशियस एनीमिया, एक घातक एनीमिया है जिसमें ये कंडीशंस
होंगे। दूसरा है एप्लास्टिक एनीमिया। अगर बोन ये बन रहे हैं और डैमेज हो रहे हैं या माल न्यूट्रिशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि बोन मैरो ब्लड सेल्स को नहीं बना रहे, इसमें कोई बहुत सारे ब्लड सेल्स है, लेकिन अगर आरबीसी को नहीं बना रहा है, तो अगर वहां बन रहा था, गलत बन रहा था, बड़ा बन रहा था, डेथ रेट ज्यादा थी। अब ये कह रहा है कि ये जनन ही कम कर देता है, जिसको हम पहले कंडीशन पढ़े थे कि अगर ये आरबीसी को बनाना ही कम कर देगा बोन मेरो, तो ये प्लास्टिक एनीमिया बहुत सीरियस कंडीशन ये भी है। रीजन क्या हो सकता है? रेडिएशन से अगर हम अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं रेडिएशन से, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, रेडिएशन से जब भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये बोन मैरो पे इंपैक्ट डालता है, और रेड ब्लड सेल्स या बाकी सारे सेल्स वहीं से बनते हैं जो वो नहीं बनेंगे, उनमें उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रेडिएशन बहुत यहाँ पे नुकसान पहुंचाता है बोन मैरो को। बेंजीन टॉक्सिसिटी, इसका प्रयोग रबर, गोंद और एंजीन को घुलाते। तो ये बेंजीन का जो टॉक्सिसिटी अगर बॉडी में हो गया किसी वजह से, तो ये एक रीजन हो सकता है। और जो बीसी करण में जो दवाएं खाएंगे उसका जो साइड इफेक्ट है, क्लोरेम्फेनिकॉल या गोल्ड कंपाउंड, जैसे लोग ये कह रहा है कि इन रोग में रोगी को लगातार बुखार रहता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एप्लास्टिक एनीमिया के रीजन हो सकते हैं। रेडिएशन है, बेंजीन टॉक्सिसिटी है, या आप ऐसे कुछ दवा खाएं जो बनने ना दे। तो एक तो जो बने वो खराब बने, या माल न्यूट्रिशन हो, खाना ही कम खाए। दूसरा कंडीशन है कि बोन मैरो किसी वजह से इफेक्टिव हो गया और वो बनने नहीं दे रहा। फर्स्ट कंडीशन, खाना नहीं खा रहे, कुछ नहीं कर रहे, स्टमक काम नहीं कर रहा, कम बन रहा है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक एनीमिया में कि जो बोन मैरो है ये किसी और चीज से प्रभावित हो गया, तो जो बनाने वाला है उसको दिक्कत हो गई। वो रेडिएशन हो सकता है, बेंजीन टॉक्सिसिटी होती है, या कुछ दवाई हैं जिनकी वजह से हो सकता है, जो डिफाइन किए गए दवाइयां। तो ये प्लास्टिक एनीमिया और ये एनीमिया हुआ। ये हम लोग अगर देखेंगे तो ये देखिए, अगर हम लोग हीमोग्लोबिन को एक नॉर्मल ऐसा देखेंगे कि जैसे ये ब्लड सेल है, यहां पर देखेंगे रेड वाला है, तो यहां पर लो हीमोग्लोबिन है, माने इसमें ये जो इरिथ्रोसाइट्स है वो छोटे छोटे, इसमें कम दिख रहा, ये एक नॉर्मल है और ये एक्सेस है, मतलब ज्यादा है। तो आप एक कंपैरिजन करने के लिए चार्ट है, दिख रहा है ये कि ये नॉर्मल है, कम हो गया तो ऐसे दिखेंगे और ज्यादा हो गया तो और ऐसे दिखेंगे। एनीमिया को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि इसको अगर इस तरह देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर शेप में, जैसे ये रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी कम होगी तो ये एनीमिया हो गया। हम लोगों ने बोला कि एनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, और ये नॉर्मल है। तो ये पिक्चर में देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा एनीमिया हमको दिख रहा है। तो ये रीजन है कि या तो ना बने, हम खाना ना खाएं, या प्लास्टिक में ये खराब हो जाए। तो ये हो गया एनीमिया। अगर ब्लड में परीक्षण करेंगे तो पेंसी टोने पे या सभी रक्त कणिकाएं, जो इसमें कह रहा है कि इसमें सारे ही जो ब्लड सेल्स है वो कम हो जाएंगे। माइक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक इरिथ्रोसाइट, वो बोले थे कि इसमें वहां माइक्रो था या माइक्रो है, वहां साइज बड़ा था लेकिन हीमोग्लोबिन नॉर्मल था, इसमें साइज बड़ा है लेकिन हीमोग्लोबिन कम है। और थ्रोम्बोसाइट की संख्या कम होगी, प्लेटलेट्स। और हाइपोप्लास्टिक, हाइपो माने छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स में कम हो जाएंगे तो ये सिकुड़ेगा। हाइपर में इनलार्ज होगा आर्गन, और हाइपो में आर्गन छोटा हो जाएगा इस साइज से। तो इसमें प्लास्टिक एनीमिया में ये हाइपोप्लास्टिक होगा और वहां पे हाइपर होगा इन केस ऑफ परनिशियस एनीमिया। तो ये हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में समझे। अब थोड़ा हम लोग दूसरा जो ब्लड सेल है ल्यूकोसाइट जिसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है? आगे चलें।
आगे चलिए। आगे चलते हैं। तो ये ल्यूकोसाइट क्या है, WBC जिसको बोलते हैं, ये भी कहाँ बनता है, इसके इसमें कुछ पार्ट्स हैं, अब हम लोग 4-5 पार्ट्स की चर्चा करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है ल्यूकोसाइट में कुछ कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, और कुछ वो लिम्फेटिक टिश्यू में बनते हैं, लिम्फ नोड्स में बनते हैं। तो ये जो बोन मैरो है इसमें बनते हैं कुछ, और ये है। तो ये जो आरबीसी है ये 5 तरीके के हैं, और ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन आरबीसी क्या कर रहा था कि एनर्जी के लिए चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, और ये जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये शरीर में सुरक्षा का काम करते हैं। शरीर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उनको सुरक्षा का काम करता है उनके लिए। तो ये कुछ प्रकार के हैं जिनको हम लोग चर्चा करते हैं। नॉर्मली 5 प्रकार के हैं। जब भी हम ब्लड टेस्ट करते हैं, डीएलसी करते हैं, तो इसके हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला इसमें है न्यूट्रोफिल। आरबीसी में जो फर्स्ट हम लोग, WBC में जो फर्स्ट हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो न्यूट्रोफिल। ये कैसा है, जैसे हमारी इन्फेंट्री है पैदल से ना, वैसे ये फंक्शन करते हैं, और पूरे WBC में 50 से 70% इनका भागीदारी है, 50 to 70% है। इनके जो साइटोप्लाज्म में, ये इनमें न्यूक्लियस होता है। हम लोग चर्चा किए थे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होता है। और जैसे न्यूट्रोफिल में आप देखेंगे तो इसके साइटोप्लाज्म में 3 से 5 लोब न्यूक्लियस होते हैं, और ये महीन बालू की तरह ग्रेन्युल होते हैं। इनमें लाइसोसोम होते हैं जो छोटे जीवाणुओं को पचाकर नष्ट कर देते हैं। ये जो है लाइसोजाइम जो है इनको पचा के नष्ट कर देते हैं, जो भी कीटाणु आते हैं। रक्त में इनका प्रोसेस सेलुलाइटिस, इम्पाइमा और एक्यूट हेमोरेज में बढ़ जाता है। टाइफाइड, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा में इनकी संख्या कम हो जाती है, क्योंकि उनकी डेथ ज्यादा होती है उस केस में। इनका जीवन काल 13 से 16 दिन है, और ये गोल है, और इनका आकार 8 से, वहां हम लोग देखे थे आरबीसी में जो साइज थी वो 7 to 8 माइक्रोन थी। WBC के साइज बड़े होंगे, और अगला प्लेटलेट से उसका साइज और छोटा होगा। दूसरा है स्नोफिल। ये कैसा है, ये भी पैदल सेना की तरह है। जब भी बॉडी में कोई एलर्जी होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, और वो जो टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे ब्रोंकाइल अस्थमा है, नॉर्मली ये स्नोफिलिया जो है, ब्रोंकाइल अस्थमा है, स्नोफिलिया जब आप टेस्ट कराएंगे तो ये परसेंटेज 2 to 3% मिलता है ब्लड में। तो में तो जो श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र है जहां पर बैक्टीरिया आ सकते हैं, क्योंकि ये 2 चीजें जिसे हम लोग इंटेक करते हैं, डाइजेशन सिस्टम GIT, और दूसरा ये श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें ये ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया आ जाते हैं जल्दी, क्योंकि यहाँ मूवमेंट होता है। तो स्नोफिल जो 2 से 3% है, ये जब आपको एलर्जी होगी तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। रक्त में ये 2 से 3% है, और ये 10 से 14 माइक्रोन के हैं, और इनके साइटोप्लाज्म में 2 लोब्स, माने वो न्यूक्लियस है जिनमें 2 लोब्स है, और ये मोटी बालू की तरह है। ये क्या करते हैं, वही हम लोग बोले थे, चूंकि ये उस कंडीशंस में एलर्जी की दशा में आते हैं, तो ये डिटॉक्सिफाई करने वाले एंजाइम इनके पास होते हैं। क्या होते हैं, जो टॉक्सिन आ गए उनको डिटॉक्सिफाई करने की कैपेसिटी होती है इनमें। यह स्नोफिल। अगला है बेसोफिल। बेसोफिल में क्या है, थर्ड है बेसोफिल। ये इनके परसेंटेज 0.5 to 1 है, और इनका साइज 14 से 16 माइक्रोन। ये साइज में और बड़े होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में किडनी आकार का एक न्यूक्लियस है। यहाँ एक है, पहले 3 से 5 थे, वहां 2 थे, और यहाँ पे 1 न्यूक्लियस है। यहाँ इसमें ध्यान रखिए कि एक इनमें क्या है, हिपेरिन और हिस्टामिन तत्व पाए जाते हैं। हिपेरिन की बहुत यूटिलाइजेशन है, अगर हम लोग ब्लड की उसमें देखेंगे कि क्यों ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो इसमें हिपेरिन का भी एक फंक्शन है। तो इसके में पाए जाते हैं हिपेरिन और हिस्टामिन तत्व। जब भी कोई सेल्स घायल हो जाते हैं तो उनके डैमेज काल में उनकी रिपेयरिंग के लिए इनकी भूमिका रहती है। तो इस समय इनकी संख्या ऑटो में बढ़ जाती है जब कोई सेल डैमेज होते हैं। तो यह बेसोफिल, ये सारे चीजें लीवर में ही यहाँ बनते, लीवर। ये मोनोसाइट है, ये 14 से 16 माइक्रोन के हैं, और इनके भी साइटोप्लाज्म में किडनी आकार के न्यूक्लियस है।
ये ट्रांसपेरेंट है, साफ है, इनमें ग्रेनुअल्स नहीं है, बाकी में ग्रेनुअल्स है। जब भी सेल्स आपस में लड़ते हैं बीमारी के दौरान, तो सेल्स की जब डेथ हो जाती है तो ये उनको इनगल्फ कर लेते हैं। तो जो सड़े गले मृतक जो दुश्मन है या जो भी मर गए हैं सेल्स, उनको ये इंटेक कर लेते हैं। तो ये एक तरह से सफाई है, जमादार का फंक्शन निभाते हैं। माने ब्लड में मरे हुए सेल्स को ये इनगल्फ करके साफ करते हैं, वो रहने नहीं देते हैं। तो इनकी भूमिका जमादार की है। मोनोसाइट की 14 से 20 माइक्रोन है। ये देखिए बाकी आरबीसी से इनकी साइज बड़ी है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लिम्फोसाइट, जो 5वां है। इसको बोलते हैं बैकबोन। ये गस्सी दल की बैकबोन है, मैंने पूरा डब्ल्यूबीसी का बैकबोन है ये लिम्फोसाइट। ये क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं। इनका फंक्शन क्या है? जो भी सैनिक लड़ रहे हैं ब्लड में, माने आरबीसी के बाकी जो न्यूट्रोफिल और ये लोग, उनको ये क्या करते हैं? भोजन की आपूर्ति करते हैं। मतलब सैनिकों को जो एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड कराते हैं लिम्फोसाइट। तो दूसरा काम क्या है कि जो दुश्मन आ गया है उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बनाते हैं। जो एंटीजन आ गया है, मैंने वो जो बॉडी में प्रवेश कर गया, जो एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल है बॉडी के लिए, तो उनके लिए क्या करते हैं? उनको किल करने के लिए हथियार बनाते हैं, जिसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। तो ये एंटीबॉडी बनाते हैं, जो हम लोग पढ़े थे कि गामा ग्लोबुलिन जो लीवर से बनता है, उसको ये हेल्प में लेता है। और आगे थोड़ा सा इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये एंटीबॉडी बनाने का फंक्शन करता है। एक तो भोजन उपलब्ध कराता है, दूसरा एंटीबॉडी बनाता है। मीन्स कि जो बैक्टीरिया सेल्स आ गए उनको मारने के लिए किस तरह का इनको आर्म्स चाहिए, वो ये बनाते हैं उनको किल करने के लिए। और ये बनाने में इनको करीब 15 दिन लग जाते हैं। लिको से अलग से बनाना हो नया तो इनको 15 दिन लग जाते हैं। और इनकी परसेंटेज है 20 से 40 है। ये दो मुख्य है, न्यूट्रोफिल 50 से 70% है और लिम्फोसाइट 20 से 40% है। बाकी लोगों के परसेंटेज थोड़े कम है। तो ये इनकी लाइफ 3 से 200 दिन होती है और आकार 8 से 12 माइक्रोन है। इनका उत्पादन विशेषकर लिम्फेटिक ऊतकों में होता है, लिम्फ नोड्स में ही बनते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में गोल न्यूक्लियस होता है। तो ये जितने डब्ल्यूबीसी हैं इनमें न्यूक्लियस है और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं। हाँ, ये बोलते हैं कि जो ब्लड है इसमें ल्यूकोसाइड जो है, माने डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रल, इस्नोफिल, बेसोफिल, ये सब बोन मैरो में बनते हैं। और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट लिम्फ नोड्स में बनते हैं। तो लिम्फ नोड में बनेंगे तो इनको टाइम लगेगा और ये जल्दी बन जाते हैं बोन मैरो में। ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल। तो ये हमको ध्यान रखना है कि कौन कहाँ बनता है। न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल बोन मैरो में बनते हैं और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट लिम्फ नोड्स में बनते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमको ध्यान रखना है। इनकी जो संख्या है वो टोटल जो होती है 4 से 11,000 होती है। वहां पे संख्या थी 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएल और यह 4 से 11। तो इनकी संख्या बहुत कम होती है। और अगर ये बढ़ते हैं संख्या तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 11,000 से ऊपर जाती है तो बॉडी में इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है। क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी प्रतिरोधक प्रतिरक्षा प्रणाली है, तो ये बढ़ती है। इसका मतलब कि हमारा शरीर प्रतिरक्षा के लिए और जनरेट कर रहा है, माने हमको कोई बीमारी हुई। अगर इस तरह देखेंगे परसेंटेज, तो जो न्यूट्रोफिल है वो 50 से 70% है, जो हम लोग अभी पीछे चर्चा करके आए। एस्नोफिल 2 से 3 है, बेसोफिल 5 से 0.5 to 1 है और लिम्फोसाइट 20 से 40% है। मोनोसाइट 2 to 8 है। तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि ये न्यूट्रोफिल पैदल सेना है, एस्नोफिल एलर्जी के केस में काम आता है, बेसोफिल जो घायल ऊतकों की रिपेयरिंग में एक बड़ा फंक्शन है, ये मोनोसाइट उनको खा जाता है जो डेथ है, और लिम्फोसाइट जो है लिम्फ नोड से जो गोला बारूद बनाता है और एंटीबॉडी बनाता है। तो ये है, जब भी हम डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराता है तो नॉर्मली एक टेस्ट कराता है, वो टीएलसी बोलते हैं या डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट टेस्ट कराता है, जिसको बोलते हैं टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट्स। और कभी कभी वो डिफरेंशियल कराता है। तो डिफरेंशियल इसलिए कराता है, टोटल का मतलब है कि वो ये जानना चाहता है कि 4,000 से 11,000 जो वैल्यू है वो कहाँ पे है।
और डीएलसी कराता है, डिफरेंशियल अगर वो डॉक्टर टेस्ट कराते हैं तो उनका पर्पज ये रहता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि इन पांचों में परसेंटेज क्या है, न्यूट्रोफिल प्लस माइनस है या लिम्फोसाइट प्लस माइनस है, क्योंकि इन सबके प्लस या माइनस होने से ये वो तय कर पाता है कि इनको जो बीमारी हुई है वो लंबी है, छोटी है, या क्या हुई है। न्यूट्रोफिल बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, लिम्फोसाइट बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि लिम्फोसाइट को बनने में 15 दिन लग जाते हैं नया जो बनेगा, तो ये कह सकता है कि लिम्फोसाइट ज्यादा होने पर ये बीमारी लंबी है, मैंने आप 15 दिन से बीमार है, ऐसा वो सोच सकता है, ऐसा उनका थिंकिंग होगी। अगर ये ल्यूकोसाइट 10% से ज्यादा हो गए, माने 4000 से 10,000, 10,000 का मतलब 11,000 हो गया और 12,000 हो गया, तो इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। जो ज्यादा होगा वो सिसओसिस और जो कम हो जाएगा वो पेनिया। तो अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गया, बहुत सारे केस में डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है, बॉडी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो बना नहीं पाती है, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो अगर कम हो गया तो उसको ल्यूकोपेनिया बोलेंगे और ज्यादा हो गया तो ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया, 10% ज्यादा ल्यूकोसाइटोसिस और 10% कम ल्यूकोपेनिया। तो ये है आरबीसी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है शरीर की, उसके ये 5 मुख्य पार्ट है जिनको हम लोग पढ़ रहे थे। अभी हम लोग एक ल्यूकेमिया है, इसको थोड़ा जाने, इसको नाम ही इसका गड़बड़ है थोड़ा, ऑन्कोलॉजी है, ये कैंसर की हम लोग बात कर रहे हैं इस शब्द से, ल्यूकेमिया से। ये क्या कंडीशन है? ये रक्त की वो दशा है जो ल्यूकोसाइट का कोई एक सदस्य इमेच्योर फॉर्म में है, माने उसकी साइज बड़ी छोटी हो सकती है, शेप कुछ भी हो सकता है। जब जो ये ल्यूकेमिया माने ल्यूकोसाइट से रिलेट करता है, तो जो प्रतिरक्षा प्रणाली के कोई सदस्य अगर ब्लड में इमेच्योर फॉर्म में है और उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, और इनमें एक और क्या दिक्कत है कि चूंकि इनकी संख्या बड़ी होती है 16 माइक्रोन से 24 माइक्रोन, तो ये संख्या ज्यादा हो गई और बढ़ रहे हैं और इमेच्योर है, अपना काम भी नहीं करेंगे, तो ये क्या करते हैं कि ब्लड की जो कैपिलरी है उसमें फंस जाते हैं, आर्टियोल्स और कैपिलरी में, और ब्लड की सप्लाई को बाधित कर देते हैं। तो बाधित कर देंगे तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा और ये इमेच्योर है, अपना काम करेंगे नहीं, इनकी लाइफ कम भी हो सकती है। तो ये क्या करेंगे, ब्लड को सर्कुलेट नहीं होने देंगे बॉडी में, तो बॉडी के फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये कंडीशन है ल्यूकेमिया मीन्स ल्यूकोसाइट के किसी सदस्य का इमेच्योर फॉर्म, और चूंकि इमेच्योर है तो ये पूरा काम नहीं करेंगे, ब्लड फ्लो को रोक देंगे, साइज बड़ा है तो फंसेंगे, तो ये कंडीशन से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ाएंगे, फ्लो कम हो जाएंगे। तो ये कंडीशन है ल्यूकेमिया की, जिसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो ये रीजन है कि ये ल्यूकोसाइट को पार्ट्स रिलेट करता है। एक शब्द है एड्स, ये डिजीज है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी है, जब हम देखेंगे कि जो हमारा एंटीबॉडी है, जो टी लिम्फोसाइड या बी लिम्फोसाइड से होते हैं, तो जो टी लिम्फोसाइड है जो प्रतिरोधक क्षमता जो बनाता है एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी बनाता है शरीर की सुरक्षा के लिए, तो जो ये टी लिम्फोसाइड जो बनाने का काम करता है, इसके ऊपर जो एक हेल्पर टी लिम्फोसाइट, वो उसके ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन CD4 रहता है, उसको ये वायरस बांध लेता है। क्योंकि उसको क्या करना है, उस टी लिम्फोसाइट को इंफॉर्मेशन लेना है अपने दुश्मन का, और जाके बोन मैरो में या जहां भी बनने की कंडीशन एंटीबॉडी, उनको इंफॉर्मेशन देना है कि भाई ये दुश्मन आया, उसका सेफ साइज ये, उसको ऐसे मारा जा सकता है। तो जो ये HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये वायरस क्या करता है, उस ग्लाइकोप्रोटीन के चारों तरफ ही फैल जाता है, उसको बांध लेता है। तो जो टी लिम्फोसाइट है जिसको जाके इंफॉर्मेशन देना एंटीबॉडी बनाने के लिए, उसको ही वो बांध लेता है और वो रोक लेता है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जो CD4 है,
टी लिम्फोसाइट का पार्ट, वो अपना ही काम नहीं कर पाता। जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाला चीज है वो ट्रांसफर नहीं कर पाता। तो अगर ट्रांसफर ही नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो जो ये वायरस आया है उसको मारने के लिए कोई हथियार उपलब्ध नहीं होगा एंटीबॉडी के फॉर्म में। तो ये इसीलिए ये जो एड्स है इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है, या शायद कितना लेवल है हमें नहीं पता, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि एंटीबॉडी को ही ये बांध लेता है। तो एड्स का एक फुल फॉर्म आता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम अपने इसमें, और इसका मुख्य भूमिका ये है कि ये लिम्फोसाइट के ग्लाइकोप्रोटीन को ही बांध लेता है। तो इसलिए एड्स के जो पेशेंट हैं उनकी डेथ जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उनका जो एंटीबॉडी बनाने वाला एलिमेंट है वो इंफॉर्मेशन ही नहीं पाता कि कैसे क्या बनाना, कैसे बनाना है। तो ये है एड्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं थ्रोम्बोसाइट की। ये तीसरा जो पार्टिकल जिसकी बात की थ्रोम्बोसाइट, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये सबसे छोटा पार्टिकल है और इसका शेप बाई कन्वेक्स है। हम लोगों ने बात किया था आरबीसी का जो शेप है वो बाई कनकेव है, वो बीच में चपटा है और ये बीच में मोटा है, बाई कन्वेक्स शेप है। साइज कितनी है इसकी? 2 to 3 माइक्रोन। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं, आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं था, केवल न्यूक्लियस किसमें थे? डब्ल्यूबीसी। अब इनकी संख्या कितनी है? 2.5 ± 1 लाख पर क्यूबिक एमएम। ये डब्ल्यूबीसी से थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन आरबीसी से कम है। आरबीसी कितना? 5 ± 1 मिलियंस में है और ये सिर्फ लाख में है, तो इनकी संख्या कम है। तो सबसे ज्यादा संख्या में आरबीसी है, फिर ये है डब्ल्यूबीसी है। ये क्या करता है? ये बोन मैरो से ये भी बनता है, और इसका जो काम है मुख्य रूप से जो भूमिका है प्लेटलेट्स का, ये ब्लड को क्लॉट करवाना, अंदर कुछ पैचेज हैं डैमेज होने पे रिपेयर करवाने का ही काम करता है। इसको देखिए, इसमें क्या बोन मैरो से बनता है। इसके ये जो साइटोप्लाज्म है 5 हाइड्रोक्सी ट्राइपेटेमाइन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये तत्व हैं इनके साइटोप्लाज्म में। विशेष तत्वों के अलावा एंजाइम, ग्लाइकोजन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ये होते हैं। ये हैं कैसे? सचल दस्ते की तरह। ल्यूकोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी के की तरह है। ये करते क्या है कि जब ब्लड वेसल्स में कहीं पे छोटे मोटे डैमेज होते हैं तो ये उनको पैचेज कर देते हैं। जो ब्लड वेसल्स में एपिथेलियम है, जो दीवार है ब्लड सेल्स की, उनमें अगर कोई टूट फूट होते हैं छोटे छोटे, तो उनमें ये पैच कर देते हैं। इनमें क्या गुण है? ये आपस में चिपकने का गुण रखते हैं। ये जो ब्लड सेल्स हैं थ्रोम्बोसाइट, ये इनमें आपस में चिपकने का गुण है। इस गुण के कारण ये अगर ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे मोटे डैमेज होते हैं तो रेगुलर रिपेयर का काम करते रहते हैं, चिपकने के गुण के कारण। अब ये क्या है? साइज में सबसे छोटे हैं। तो क्या है कि सबसे बड़ा है डब्ल्यूबीसी, उसके बाद आरबीसी और उसके छोटा ये है। तो जब भी ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में, तो ये बाकी बड़े होने के कारण ये बीच में आ जाते हैं और ये फ्लो होते रहते हैं, क्योंकि जो ही ये साइड में आएंगे ये दीवारों से चिपक जाएंगे। तो चिपकने के कारण बहुत सारे आपस में चिपक गए तो ब्लड फ्लो को बाधित करेंगे। इसलिए एक कह रहा है कि ये कारण क्या? ये चंचल है, छोटे हैं, तो और चिपकने का स्वभाव है। तो अगर कोई व्यक्ति रात में सोता है, सो रहा है, तो अधिकांशतः अगर आप देखेंगे मॉर्निंग टाइम में, जिसको हम लोग भोर बोल रहे हैं, तो बॉडी बहुत देर से लेटे रहने के कारण जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा स्लो रहता है। बॉडी इजी रहती है, रेस्ट कंडीशन में रहती है, तो ब्लड का फ्लो स्लो रहता है। तो ब्लड का फ्लो स्लो रहने के कारण कई बार ये क्या होते हैं, बीच से सेंटर के बजाय थोड़े किनारे की तरफ चले जाते हैं ब्लड वेसल्स में। तो अगर वो किनारे की तरफ चले गए और चिपकने लगे तो ब्लड के वेसल्स में एरिया कम हो जाएगी ब्लड फ्लो करने के लिए, और ब्लड को और काम करना पड़ेगा हार्ट को, क्योंकि वो तो ब्लड को पहुंचाना चाहता है। तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और इधर ब्लड में वेसल्स में एरिया कम हो गई फ्लो होने के लिए। तो इस कारण ऐसा माना जा सकता है
कि सुबह के समय जब ह्यूमन बॉडी रेस्ट में रहती है, फ्लो कम रहता है, तो ये साइड में आकर चिपक जाते हैं, कम कर देते हैं एरिया, और हार्ट पर लोड पड़ता है और हार्ट फेल का कारण, हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ कंडीशंस में हार्ट अटैक, जो हार्ट का फेलियर है, ये मॉर्निंग में होता है। अगर आप रेस्ट कंडीशन में लेटे हैं तो प्लेटलेट्स के कारण ये घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये चिपक जाते हैं और ब्लड को फ्लो होने नहीं देता, जिसका लोड ब्लड पर पड़ता है, हार्ट पर पड़ता है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक होमोस्टेसिस, मतलब ये कह रहा है कि ब्लड अगर किसी वजह से कट गया, बॉडी का कोई पार्ट, तो ब्लड फ्लो होके बाहर की तरफ बहने लगता है। तो आटो में ऐसा डिजाइन है प्रकृति द्वारा कि ब्लड का फ्लो अगर कुछ देर तक वहां प्रेस करके रखें तो वो रुक जाता है। तो ये प्रोसेस है कि कैसे रुकता है, ये प्रक्रिया कोगुलेशन है। इसमें क्या होता है कि अगर कहीं कटता पिटता है तो पहले चरण में क्या होता है, लोकल मायोजेनिक रिफ्लेक्स है, माने ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कंडीशन है, जिसके कारण जब वो जैसे कहीं कटता, आप उसको दबा के रख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके उस स्पेस को, तो भी वहां पर ये चेष्टा करता है ऑटो में कि ब्लड फ्लो रुक जाए, वो कटे हुए स्थान पे ब्लड क्लॉट हो जाए। ये क्योंकि ये थ्रोम्बोसाइट आपस में चिपकता है तो वो चिपक के कार्प बना देगा। इस प्रक्रिया को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। ये 3 से 7 मिनट की पूरी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में ब्लड की क्लॉटिंग होने के लिए ब्लड में बहुत सारे फैक्टर उपलब्ध हैं जो सुप्तावस्था में रहते हैं, वो एक्टिव फेज में नहीं रहते, इनएक्टिव फेज में रहते हैं, वो रहते हैं ब्लड में। लेकिन जब बॉडी से ब्लड फ्लो आउटसाइड होने लगता है, कट जाने, किसी कंडीशंस में डैमेज होने पे, तो ये एक्टिव होते हैं। जब प्लेटलेट्स एयर की कंडीशन टच में आता है तो ये सारी चीजें एक्टिव होती हैं, और ये जो ब्लड में फैक्टर हैं, ये कितने फैक्टर है, 13 फैक्टर है, ये ब्लड में उपलब्ध होते हैं। ये फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयरन, लिबाइल फैक्टर, कुछ फैक्टर नंबर 6 ज्ञात नहीं है, 7th स्टेबल फैक्टर, 8th एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटीसीडेंट, हैगमैन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये 13 फैक्टर है। और इसको ये ध्यान देना है कि ये जो डिनोट किए हुए हैं, ये रोमन से डिनोट किए गए हैं, 1 2 3 से डिनोट नहीं किए गए हैं। तो ये रीजन जो भी है, क्योंकि ये डिनोट होते हैं रोमन से। तो ये जो 13 फैक्टर है, ये ब्लड के अंदर हैं, और ये अलग अलग फंक्शन करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में। लेकिन ये एक्टिव कब होते हैं, जब ब्लड किसी वजह से कटने से या बॉडी से बाहर निकलने लगता है, एयर के टच में आता है थ्रोम्बोसाइट, तो ये सारे फैक्टर एक्टिव होते हैं और ये ब्लड की क्लॉटिंग कराते हैं। कैसे कराते हैं, जब थ्रोम्बोसाइट मींस प्लेटलेट्स, जब ये प्लेटलेट्स एयर के टच में आता है तो ब्लड के अंदर ही थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, और इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन कनेक्ट होता है। ब्लड के अंदर कैल्शियम आयरन है, ये फैक्टर वी, फास्फोडिड और फैक्टर 10, ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो ब्लड के अंदर है ये एक्टिव होता है, अंदर है ब्लड के अंदर, ध्यान रखिए। लेकिन प्लेटलेट्स के एयर के टच में आने पर ही थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जब एक्टिव होता है तो उसमें उपलब्ध प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट कौन करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव कब होगा, जब प्लेटलेट्स एयर के टच में आएगा तो ये कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये एक्टिव हो जाएंगे। ये एक्टिव होने से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देंगे, और ये थ्रोम्बिन ब्लड में उपलब्ध फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फाइब्रिन एक जाली होती है, जाली बन जाती है
जो पैचेस के काम करती हैं, तो वो जाली पर ये सारे फैक्ट, जब ये ब्लड फ्लो होने की कोशिश करता है तो प्लेटलेट्स या बाकी चीजें उस पर जमती हैं अपने चिपकने के कंडीशन के कारण, और वहां पे ब्लड को फ्लो को रोक देती है, क्लॉट बनाता है। कैस्केटिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं, कैस्केटिंग। कैस्केटिंग इस एक्शन को बोलते हैं कैस्केटिंग। तो जब तक ये ऑक्सीजन के कंडीशन उसमें नहीं आएंगे टच में, तब तक ये सारे फैक्टर ब्लड में होते हैं और इनएक्टिव कंडीशंस में रहते हैं। ये बोल रहा है समस्त फैक्टर उपलब्ध है लेकिन निष्क्रिय है। जब ये कटता पिटता है तो थ्रोम्बोसाइट का कुछ अंश कटे फिटे फाइबर से सक्रिय होता है और ये प्रक्रिया होती है। ये सारी चीजें उपलब्ध है ब्लड के अंदर। एक्टिव होने के लिए कटना जरूरी है, एयर के टच में आना जरूरी है। फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। जब भी कटता है थ्रोम्बोसाइट टच में आता है एयर के, जो इंजर्ड टिश्यू वहां से भी निकलता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कुछ रिलीज होता है, ब्लड में रहता है, कैल्शियम आयरन के टच में कांटेक्ट में आता है और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिव करता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में को एक्टिव करता है या कन्वर्ट होता है। ये थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और यही जालीदार वहां पर बन जाता है और ये क्लॉट बन जाता है। क्योंकि जब वहां जाली बन जाती है तो वहां से जब भी ब्लड का फ्लो होता है सारे पार्टिकल्स वहां चिपक जाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स में चिपकने के गुण है। ये क्लॉटिंग करता है और चिपक के ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं बाहर, आउटसाइड। ये 3 से 7 मिनट की प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि कोगुलेशन में जब ये पूरा क्लॉट बनने के पश्चात 1 से 3 घंटों में मौजूद फाइब्रोब्लास्ट सेल विभाजन करके, ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये क्या होते जाते हैं वहां उस जाली पर, और वहां पर उसको पूरी तरह से रेशा बना के कटे स्थान को भर देते हैं। 1 से 3 घंटे के अंदर ये कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आप देखेंगे कि 3 घंटे बाद वो पपड़ी की तरह बन जाता है और धीरे धीरे ये 7 से 10 दिन में ऊपर वाला लेयर हार्ड होके बॉडी को छोड़ देता है। इस बीच में अगर आप उसको छोड़ा देंगे तो वापस फिर वो ब्लड फ्लो हो सकता है। तो ये रिपेयरिंग प्रोसेस है। 3 से 7 मिनट में कोगुलेशन हो जाता है। 1 से 3 घंटे में वो सेल्स फाइब्रोब्लास्ट करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और 7 से 10 दिन में पूरी तरह से भर जाता है। तो इसके लिए जो सबसे जिम्मेदार है वो है प्लेटलेट्स। वो एयर के टच में आता है और ये पूरा 13 उपलब्ध है पार्ट, ये एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड को क्लॉट कराते हैं। आउटसाइड बॉडी ब्लड को फ्लो नहीं होने देते हैं। इस एक और चीज पर पूरा हम लोग जान लें। इसमें क्या है कि त्वचा जो है उसको ये एपिडर्मिस और म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे जो कैपिलरी की दीवारें हैं, इनसे रक्त रिस के बाहर निकलने लगता है। कब रिसेगा? जब भी प्लेटलेट्स की संख्या किसी वजह से कम हो गई, क्योंकि ये ज्यादा होने से चिपकने के कारण इस बाहर निकलने नहीं देते हैं। एक कंडीशन ये है। तो जब भी ये रिसेगा तो पिन हेड साइज की चित्तियां, मैंने आप देखेंगे कहीं बहुत सारे सेल बॉडी स्किन पे भी आपको रेड रेड दिखने लगता है किसी वजह से। तो पिन हेड साइड की चित्तियां उस स्थानों पर उभरती हैं। कब? जब दीवाल जो है कैपिलरी की वाल्स रक्त को रिश्ता उन वाल से और बाहर निकलता है। जहां पर आप रगड़ते हैं या कोई प्रेशर पड़ता है तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि उस वेसल से ब्लड वेसल से ब्लड थोड़े बाहर आ जाए। तो कंडीशन कब है? जब एक तो की जो वेसल्स की वाल है इनको बाहर आने दे, तभी वो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि जब वो थ्रोम्बोसाइट्स कम हो जाए, उसकी संख्या कितनी है? 2.5 ± 1 लाख पर क्यूबिक mm। अगर ये नीचे हो जाती है, थ्रोम्बोसाइट कम हो जाते हैं, तो ये हर सेल तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये पहुंच नहीं पाएंगे हर सेल तक, तो क्या होगा? अगर उनकी उपलब्धता नहीं है थ्रोम्बोसाइट की, तो ब्लड का फ्लो आउटसाइड ब्लड वेसल हो जाएगा। यह स्थिति प्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, बोन मैरो में हो जाती है। मतलब कई बार प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई, रीजन प्लास्टिक एनीमिया होगा, ल्यूकेमिया हो सकता है, या बोन मैरो पे रेडिएशन है। ये जो भी कंडीशन बनती है, अगर किसी भी कारण से थ्रोम्बोसाइट की वैल्यू 1 लाख से कम हो जाए तो ब्लड इस ब्लड वेसल से बाहर निकल जाएगा और बाहर रेड दिखाई देने लगेगा। ये है परप्यूरा, है ना, ब्लड बाहर दिखना। ये मतलब कट के नहीं,
ब्लड वेसल से रिस्क के बाहर है ना। एक तो दीवार की वीकनेस हो सकती है कि दीवार कमजोर हो जाए, दूसरा थ्रोम्बोसाइट कम हो जाए, जो वहां पर चिपकने के गुण नहीं है, कम हो गए तो ब्लड के छोटे पार्टिकल्स बाहर आ सकते हैं। तो ये पर पूरा है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, जैसा सर बोले टाइम और हो तो आगे बढ़े, ब्लड की पूरे प्रॉपर्टी बता दें। बताइए आप लोग और लोग, डॉक्टर कोमल। सर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्लास में ठीक है, Next- तो क्लास में करेंगे हम लोग। इसको पहले डाइजेस्ट कर लेंगे। 2 मिनट के लिए रुकेंगे क्या? नहीं, डॉक्टर कोमल ये कह रहे हैं तिवारी जी कि अभी अभी कंटिन्यू करें कि अभी रोक दें, कल की नेक्स्ट वाले में रखें। सर वैसे तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ना अभी थोड़ा मैं भी बाहर ही हूँ, तो मैं मतलब मेरे हेडफोन लगाए हुए हैं, मैं बहुत सारे उसमें हूँ, लेकिन मैं अभी रास्ते में ही हूँ। तो हम ये चाहेंगे कि दोबारा से अगर होए ना बाद में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर कंटिन्यू आप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, वो तो मैं सुन तो रही हूँ, लेकिन एक सेशन और है इसका, तो कंप्लीट कर लेंगे। एक सेशन और है, 1 घंटे। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें ना फिर आज भी जो हमने समझा है और जो पहले वाला थोड़ा सा उसमें क्वेश्चंस भी हैं, तो और अच्छे से समझ में भी आ रहा है, तो एक क्लास और ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, रोकते हैं, एक क्लास और है, नेक्स्ट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। यस सर, यस सर। ओके सर, ओके, ठीक सर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग समझ, डिटेल में इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग रक्त को समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इस मतलब सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद रक्त दोबारा कोई पढ़ाता उड़ाता नहीं, समझते हैं कि आपको सब मालूम है। तो इसलिए ये पॉइंट पढ़ाया जा रहा है कि आपको थोड़ा उसके रक्त के बारे में आप समझ जाएं, और उसके बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो समझ लीजिए, कि जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन आवश्यक है। कहाँ बनते हैं, कितने होते हैं, कितना जीवन काल होता है, क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं, न्यूक्लियस होता है नहीं होता, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन उसी तरह समझते जाइए। तो हम लोग तिवारी जी को धन्यवाद भी देंगे, और स्पेशली जो है क्लासेस पर जो वीडियो आ रहे हैं वो आप लोग देखते जाइए, नोट्स बनाइए, और अल्टीमेटली हम लोगों का पूरा एम यही है कि पीड़ित मानवता की रक्षा करें और पीड़ित मानवता को रोगों से मुक्ति दिलाएं, और खेमका सर के सपनों को पूरा करें। सबने हम लोग जानते हैं क्या है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज विदा लेते हैं। थैंक यू सर। कल मंडे है, कल हम लोग का शायद ऑफ डे है। कल मंडे को हम लोगों ने डिसाइड किया है ना कि हम लोग ऑफ डे है, आप लोग सबको मालूम है। पवन जी? जी सर, हाँ जी, मंडे आपने ऑफ ड्यूटी है। मंडे ऑफ डे है, सैटरडे संडे हम लोगों का काम करने का दिन है। तो हम लोग कल जो है, परसों फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक, थैंक यू तिवारी जी। ठीक है सर, प्रणाम सर। तिवारी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।